सो बच्चे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने बात की थी कि वो टिश्यू है जो ऑर्गन या टिश्यूज को कनेक्ट करता है। और बच्चे इसके केस में इसके केस में बच्चे हमने पढ़ा था कि ये क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। तो तीन कंपोनेंट्स थे, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स, जिसमें से कनेक्टिव टिश्यू को मैट्रिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसके बाद हमारे पास सपोर्टेड कनेक्टिव टिश्यू था और तीसरा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तीन कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास थे, जिसमें से सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू ले रही हूँ, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो बच्चे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वो कनेक्टिव टिश्यू था जिसमें जेली लाइक मैट्रिक्स है। तो तीनों के कंपैरिजन में, तीनों कनेक्टिव टिश्यू के कंपैरिजन में इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फ्लूइडी और सॉलिड दोनों होगी। ठीक है, तो ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो जेली लाइक रहेगा। और उसके अलावा बच्चे इस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने जब क्लासिफाई किया था तो हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर is classified into two parts, the loose connective tissue and the dense one, dense connective tissue। तो ये दो कंपोनेंट्स है, दो क्लासिफिकेशन है जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की रहेंगी। अब बच्चे जिसमें से लूज कनेक्टिव टिश्यू हमें पहले लेना है और उसके कंपैरिजन में हम बात करेंगे फर्दर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले डील कर रहे हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, है ना। तो इसमें जेली लाइक मैट्रिक्स ही रहने वाला है। लेकिन बच्चे इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स है ना, क्योंकि सेल्स जो है वो टिश्यू का हिस्सा रहेगा ही रहेगा, तो सेल्स जो है दे आर लूजली अरेंज्ड, लूजली अरेंज्ड इन जेली लाइक मैट्रिक्स, जिसकी वजह से इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए क्योंकि सेल्स जो है वो जेली लाइक मैट्रिक्स में लूजली अरेंज रहते हैं। अब बच्चे ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का हिस्सा है, इसलिए जेली लाइक मैट्रिक्स। बाकी सेल्स आर ऑब्वियस, फैब्रिक फाइबर्स जो है वो भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो बच्चे फाइबर्स भी है जिसका अकाउंट हम लेटर ऑन लेंगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में, और जेली लाइक मैट्रिक्स ऑलरेडी है और सेल्स भी नियरली वैसे देखने को मिलेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डील किया है। तो बच्चे लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा था कि दो तरह के टिश्यूज हम डील करने वाले हैं फर्दर, जिसमें से पहला है एरियोलर टिश्यू। और मैं बता दूं एरियोलर टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी का, बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू बेटा। और दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो बच्चे एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये दो लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का हिस्सा है। तो ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हम डील करने वाले हैं आज। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंडर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हम कवर करेंगे। तो बच्चे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और इसमें मैट्रिक्स कैसा होगा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का हिस्सा है तो इसीलिए जेली लाइक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और सेल्स इसमें लूजली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, सो बच्चे ये चीजें तो क्लियर है, मैट्रिक्स जेली लाइक होगा और अकॉर्डिंगली क्या रहेगा, सेल्स लूजली अरेंज्ड होंगे इस जेली लाइक मैट्रिक्स में बेटा। तो एक बार इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा इट्स अ मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू, और बच्चे इसका एक पैटर्न है, जहां पे ये प्रेजेंट रहेगा ना वहां पे उसी के अकॉर्डिंग शेप ले लेगा। तो मतलब ये खाली स्पेस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो खाली स्पेस में प्रेजेंट रहेगा, जैसी स्पेस वैसा शेप।
ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर के साथ ये टिश्यू नहीं रहने वाला है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर इसीलिए मैं बॉक्स में ले रही हूँ। इस बॉक्स में हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे, फिर लोकेशन के हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बच्चे ये बॉक्स है, अब शेप जो है वो इसी के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। अब बच्चे सबसे पहले टिश्यू में बात की जाती है कि उसमें सेल कौन सा होगा। उसमें मैट्रिक्स तो चलो पता है, सेल्स कौन कौन से होंगे अब दूसरी चीज है जो कंसीडर करनी है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स, ये तीन चीजें पढ़ी थी। जिसमें से मैट्रिक्स के केस में तो जेली ही लाइक आ गया। अब सेल्स की बारी, तो बच्चे मैं सेल्स बता दूं ना, 5 तरह के सेल्स आप अपने कल किए थे। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स, बी सेल्स एंड मास्ट सेल्स। ये 5 सेल्स किए थे और ये पांचों सेल के फंक्शंस हमने डील किए थे और स्ट्रक्चर डील किए थे, है ना। तो बच्चे ये पांचों के पांचों तरह के सेल इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन ये पांचों के पांचों सेल मिनिमल या मैक्सिमल लेवल तक प्रेजेंट रहेंगे। तो बच्चे उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेल बनाती हूँ जो स्पिंडल शेप था, लाइक दिस। ये आया आपका फाइब्रोब्लास्ट, स्पिंडल शेप था ना, ये फाइब्रोब्लास्ट आ गया। ये सेल क्या कर रहा था? मैट्रिक्स बनाता और फाइबर बनाता है ना। अब बच्चे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में ये आ गया पहला सेल। दूसरा कौन सा कहा था हमने? बी सेल। तो बी सेल बना लेते हैं। ये वो सेल है जो क्या बनाता है आपकी बॉडी में? एंटीबॉडीज, इम्यून सेल्स थे, तो ये आ गए आपके बी सेल्स। बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है बेटा, है ना। अब बच्चे बी सेल्स हो गए, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, फाइब्रोब्लास्ट को यहां मार्क कर दे। Let's talk about the another immune cell, that is macrophages, which are irregular in shape. Irregular shape cells, they are meant to engulf foreign particles. ये foreign particles को engulf कर लेते हैं ताकि कोई भी आसपास के टिश्यूज को नुकसान ना करे। तो मैक्रोफेजेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, हमने पढ़ा था मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल्स आ गए। ये हमने कहा था मास्ट सेल्स जो है वो थोड़े से ग्रेन्यूल्स कंटेन करते हैं क्योंकि सिक्रीटरी फंक्शन है बच्चे, सिक्रीटरी फंक्शन है तो ग्रैन्युलोसाइट से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मास्ट सेल्स। क्या करते हैं मास्ट सेल्स? हेपेरिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, यही डिस्कस किया था कल। अब बच्चे लास्ट सेल बनाने जा रही हूँ एडिपोसाइट्स का। ठीक है, तो एडिपोसाइट्स बना रही हूँ। अब बच्चे एडिपोसाइट्स का ये है, हमने कल ही डिस्कस किया था, उसमें एक फैट ग्लोब्यूल होता है और उसके बाद न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है। तो यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये आ गए एडिपोसाइट्स, यानी कि फैट स्टोरिंग सेल्स। ठीक है, तो ये हो गए पांचों के पांचों सेल्स जो कि प्रेजेंट रहते हैं इस एरियोलर टिश्यू में, जो हमने कल जनरली किए थे। अब ये सेल्स का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में ऐसे अरेंजमेंट रहता है, बिल्कुल रैंडम। ठीक है, और बच्चे ये सेल्स जो है वो सेम फंक्शन करेंगे जो हमने कल डील किए थे। इनका फंक्शन तो चेंज नहीं होगा ना, तो ये सेम फंक्शन करेंगे। और आपको बता दो ये वही टिश्यू है जो एपिथेलियल टिश्यू के बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे था।
जहां से ब्लड वेसल्स पास करती हैं, जहां पे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करके चली जाती हैं ब्लड वेसल्स। तो बच्चे यही वो टिश्यू है बेटा, ठीक है। तो बच्चे इसके आसपास सारा क्या रहने वाला है, मैट्रिक्स, जेली लाइक। अब बच्चे एक और चीज है जिसके बारे में बात करूंगी, दैट इज फाइबर्स। ये आ गए फाइबर्स बच्चे, ठीक है। ये फाइबर्स आ गए, पहले ये बंडल्ड फाइबर्स बना रही हूं, और हमने कल ही कहा था कि बंडल फाइबर्स का नाम है कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स। और दूसरा हमारे पास अनबंडल्ड और ब्रांच फाइबर्स बना रही हूं, लेकिन इस बार ये इलास्टिक फाइबर्स है, रेटिकुलन फाइबर्स नहीं। क्योंकि रेटिकुलन फाइबर्स जो है ना बच्चे, वो फाइबर्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो रेटिकुलर फाइबर्स आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसी जगह पे होगा वैसा स्पेस ये ले लेगा, बिल्कुल जैसे जेली शेप ले लेती है ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, जिसमें मोल्ड किया जाता है जेली को, बिल्कुल वैसा ही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। सो अल्टीमेटली जेली लाइक मैट्रिक्स। ठीक है। सो बच्चे ये है हमारे पास टिश्यू का अरेंजमेंट, ये है टिश्यू का स्ट्रक्चर, जिसमें सारी चीजें जस्टिफाई हो रही है। जेली लाइक मैट्रिक्स है, सेल्स टाइटली पैक्ड तो नहीं है ना, दूर दूर है स्पेस में, ठीक है। अलग अलग लूजली पैक्ड है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा, सारे सेल्स प्रेजेंट है जो कि हमने कल डील किए थे, जो हमने जनरलाइज्ड वे में पढ़े थे, तो सारे वो अकॉर्डिंगली फंक्शन करेंगे बेटा, ठीक है। अब बच्चे एरियोलर टिश्यू जो है इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा। तो बच्चे पहले तो मैं ये बता दूं, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है जहां पे भी खाली स्पेस होगी ना बेटा, जहां पे कोई और टिश्यू एडजस्ट नहीं होना होगा, वहां पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा ही होगा, ठीक है। और मेन लोकेशन जो है वो है बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेस होती है वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा, ये प्रेजेंट रहता है अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स खाली स्पेस से पास कर रही होती है, उसके अराउंड, जैसे ब्लड वेसल है उसके अराउंड ये बिल्कुल पैक कर देता है इसको, ब्लड वेसल को एक जगह फिट करके रखता है ताकि वो मूव ना करे बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से फिट करके रखता है, ब्लड वेसल के अराउंड ये बिल्कुल जेली की तरह होता है ताकि ब्लड वेसल को कोई नुकसान ना हो। तो ब्लड वेसल और नर्व्स के अराउंड उन्हें पैक करता है, उन्हें नुकसान से बचाने के लिए, ठीक है। और अब है फंक्शन की बारी, कि इस जगह पे रह के ये फंक्शन करता क्या है, कोई ना कोई फंक्शन तो करेगा ना, हर किसी का टिश्यू का कोई फंक्शन होता है। तो सबसे पहले तो ये पैकेजिंग टिश्यू है, ये टिश्यू में ये बॉडी में पैकेजिंग करता है, जहां पे भी कुछ ना हो उसको रैप अप करने और पैक करने का काम ये करता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट सप्लाई ऑफ सेल्स ड्यूरिंग इंजरी और इंफेक्शन। बच्चे स्किन से बहुत सारी इंजरीज देखने को मिलती है, इन्फेक्शंस देखने को मिलती है, तो यहाँ पे बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं जो इमीडिएट लेवल पे जा सकते हैं। तो ब्लड से सेल्स आने को टाइम लगेगा, तब तक ये हमें क्या करेगा, सेल्स की सप्लाई करेगा। तो इट प्रोवाइड्स इमीडिएट सप्लाई ऑफ सेल्स ड्यूरिंग इंजरी और इंफेक्शन। तो इस तरीके से एरियोलर टिश्यू रहता है। फंक्शन ऑल तो बेसिक दिख रहा है बट बहुत ही मेजर लेवल पे फंक्शंस होते हैं, और इसकी लोकेशन भी बहुत वाइड है, पूरी बॉडी में ही है। स्किन तो पूरा बॉडी को कवर कर रहा है, तो स्किन और मसल्स के बीच में ये रहेगा, और ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड ये रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बता, ठीक है। चलो दूसरा टिश्यू करता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू है जो फैट स्टोर करता है, इट्स अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये फैट स्टोर करता है, एडिपो मीन्स फैट, ठीक है। और बच्चे इट इज मेड अप ऑफ फैट स्टोरिंग सेल्स called as adipocytes. Adipo means fat, cytes means cells. Fine? तो एडिपोसाइट से बना होता है। तो इस टिश्यू का स्ट्रक्चर अगेन बिल्कुल जहां पे ये प्रेजेंट होगा उसकी उसी स्पेस के अकॉर्डिंग ये शेप ले लेता है बेटा। तो बिल्कुल ऐसा टिश्यू है, मैं बॉक्स में बना रही होंगे, ठीक है। पर इसके केस में मैं डिफरेंट सेल्स नहीं लूंगी, एक कॉमन तरह के सेल्स ले रही हूँ जो सिर्फ एडिपोसाइट्स कहे जाते हैं। ये एडिपोसाइट्स हम एरियोलर में भी बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे एडिपोसाइट्स की कंसंट्रेशन ही ज्यादा होती है। तो एडिपोसाइट्स अगेन फैट ग्लोब्यूल पेरिफेरल न्यूक्लियस विद फैट ग्लोब्यूल पेरिफेरल न्यूक्लियस। ये हमारे पास सेल्स है इसमें, ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू, ठीक है। दीज आर एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स यानी कि फैट सेल्स। इसके अलावा कुछ फाइबर्स भी होते हैं रैंडम एरियाज में ताकि स्ट्रक्चर को प्रॉपर शेप और डेंसिटी मिल सके, ठीक है। तो फाइबर्स होंगे बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे एडिपोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इन एडिपोसाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऑब्वियसली जेली लाइक मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का हिस्सा है। सो बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोसाइट्स, तो एडिपोसाइट्स के केस में क्या है, फैट ग्लोब्यूल सेल जो है वो ओवल शेप्ड होगा और फैट ग्लोब्यूल आ जाने की वजह से, फैट ग्लोब्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी यानी कि साइड में शिफ्ट हो जाता है, वो सेंट्रल नहीं होता नॉर्मल सेल की तरह। तो पेरिफेरल न्यूक्लियस रहेगा यानी कि साइड पे, और उसके बाद एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल होगा। अब ये फैट ग्लोब्यूल जो है वो सिंगल होता है एक, और लार्ज होता है, ठीक है। तो ये है एडिपोसाइट्स का स्ट्रक्चर। लेकिन बच्चे जो यंग वन होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी न्यूली बॉर्न होते हैं, जो जिन्होंने अभी बर्थ किया है, उनके केस में एडिपोसाइट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हमारे केस में एडिपोसाइट्स जो है उन्हें व्हाइट एडिपोसाइट्स कहा जाता है। उनके केस में, यंग वन के केस में यानी कि न्यूली बॉर्न के केस में जो एडिपोसाइट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनके केस में प्रॉपर सेंट्रल न्यूक्लियस रहेगा और छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल रहेंगे जो ज्यादा होते हैं, स्मॉलर एंड न्यूमरस फैट ग्लोब्यूल। जैसे इसमें सिंगल है और एक लार्जर है ना, इसमें स्मॉलर होंगे और ज्यादा होंगे। तो इसके केस में हमारे पास फैट ग्लोब्यूल्स के साथ साथ एक आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट भी होता है जिसकी वजह से ब्राउन कलर का होता है। तो न्यूली बॉर्न हैज ब्राउन एडिपोसाइट्स ड्यू टू आयरन कंपोनेंट, क्योंकि वो आयरन कंटेनिंग होता है, ठीक है। और बच्चे ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी देता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी गिविंग फैट मॉलिक्यूल होता है। तो एडल्ट में आते आते तो ये गायब हो जाता है, बट बच्चे यंग वन में शिवरिंग ना होने का एक रीजन ये है, बहुत अच्छे से एनर्जी स्टोर करता है, हीट स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है, ताकि यंग वन अपनी एनर्जी को शिवर करने में यूज ना करे। तो विंटर्स के टाइम पे यंग वन को यानी कि न्यूली बॉर्न को कभी भी शिवरिंग नहीं होती इसकी वजह से। और शिवरिंग बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर वो यंग वन में होगा तो यंग वन जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा, तो उसे अवॉइड करने के लिए ये फैट ग्लोब्यूल होता है। तो एडल्ट्स में ये गायब हो जाता है, तो सिर्फ यही रह जाता है, ठीक है।
ये भी एनर्जी देता है, फैट की फॉर्म में स्टोर करता है, बट उतनी स्ट्रांगली नहीं जितना ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिपोसाइट्स हैं, ये यंग वन में, न्यूली बॉर्न में, ये एडल्ट्स में। ठीक है, अब बच्चे ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, यानी कि इसकी लोकेशन क्या है? सबसे पहला लोकेशन जो है वो है सबक्यूटेनियस, यानी कि स्किन के नीचे। जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हो, आप कहते हो ना फैट डिपॉजिट हो गया है, तो स्किन के नीचे वो फैट जो है वो इन्हीं सेल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है, वो एक्चुअली ये सेल्स डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो ये फैट जो है वो इन सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, मोस्टली एब्डोमिनल रीजन जो है वो पहली साइट होती है जहां पे फैट डिपॉजिट होगा। ठीक है, सबक्यूटेनियस रीजन के बाद अराउंड विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि किडनी, विसरल ऑर्गन्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स, तो किडनी, अराउंड किडनी एंड बिलो आई बॉल्स, आपकी आई के नीचे। जब आप, जैसे आप वीक हो जाते हो, जब आप डाइट करते हो तो आप कहते हैं ना आंखें अंदर चली गई है, वीक हो गए हो, तो बच्चों वो इसीलिए क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो है वो आईज के नीचे होता है, आई बॉल्स के नीचे होता है। तो जब एनर्जी यूज होनी हो, जब आप खा नहीं रहे हो, प्रॉपर डाइट नहीं है प्रॉपर, तो हर तरफ से थोड़ा थोड़ा फैट जो है वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपके फैट सोर्स बिलो द आई बॉल्स वो भी यूटिलाइज होता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस की बात करते हैं। तो पहला फंक्शन तो ये है कि एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, तो इट स्टोर्स फैट। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर हमें एनर्जी चाहिए होगी तो इसी फैट सोर्स से मिलती है। अगर हम बहुत देर से स्टार्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी इसी फैट को यूज करती है। उसके बाद दूसरा है, दूसरी चीज इसके केस में कि बच्चे ये करता है प्रोवाइड इंसुलेशन। बॉडी की हीट और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना 37 डिग्री सेल्सियस वो जरूरी होता है। तो बच्चे बॉडी की हीट को ट्रैक करने का काम इस फैट का भी होता है। जो हमारे पास माल न्यूट्रिशन होते हैं, जिनके पास बॉडी में फैट कम होता है, फैट नहीं होता, उन्हें ठंड ज्यादा लगती है। ठीक है, तो प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू बॉडी, तो बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देता और बाहर की हीट को डायरेक्टली अंदर नहीं आने देता। उसके बाद थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स विस्ट्रल ऑर्गन्स। किडनी के अराउंड इसीलिए है बेटा ये, किडनी और ऑयल बॉल्स के अराउंड और बाकी विस्ट्रल ऑर्गन्स के अराउंड, क्योंकि बच्चे ये क्या करता है, कुशन जैसा अरेंजमेंट देता है। कुशन जैसा अरेंजमेंट देता है टिश्यूज को, ताकि वो बेसिक जर्क से, बेसिक मैकेनिकल शॉक से बच सके। तो इट प्रोटेक्ट्स विस्ट्रल ऑर्गन्स बाय प्रोवाइडिंग कुशनस अरेंजमेंट, कुशन की तरह अरेंजमेंट देता है, प्रोवाइडिंग कुशनस अरेंजमेंट। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास एडिपोज टिश्यू, यानी कि सेकेंड लूज कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, तो एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, तो ये दो टिश्यू हो गए। यहां से हमारे पास कंप्लीट हुआ हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन बच्चे अभी बचा हुआ है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो अगेन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें लाइगामेंट्स, टेंडन्स और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू करना है बच्चे में। सो बच्चे अब कनेक्टिव टिश्यू में, लूज कनेक्टिव टिश्यू में कवर कर दिया था हमने। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, वो टिश्यू है जिसमें सेल्स टाइटली पैक्ड रहेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू दोनों कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर थे। तो बच्चे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में से वो है जिसमें सेल्स जो है वो टाइटली पैक्ड रहेंगे इन जेली लाइक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दोनों में जेली लाइक रहेगा बेटा। ठीक है,
तो बच्चे इसको क्लियर करने के लिए इनिशियल क्लासिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही इस टॉपिक पे आएंगे। तो जेली लाइक मैट्रिक्स में टाइटली पैक्ड रहेंगे सेल्स, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज, लेकिन क्लोजली इस तरीके से पैक्ड रहेंगे, या तो बहुत ही सिमेट्रिक अरेंजमेंट बनेगा या तो पूरा एसिमेट्रिक। मतलब पैटर्न कुछ भी बन सकता है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, दोनों में से एक। लेकिन सेल्स अगर सिमेट्रिक तरीके से बिल्कुल सीक्वेंशियली अरेंज्ड है तो कहा जाता है कि टिश्यू डेंस रेगुलर है, यानी कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर बच्चे कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स टाइटली पैक्ड है और सिमेट्रिक तरीके से नहीं है तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। ठीक है, सो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट, मेन सेल्स ले रही हूं, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स are arranged in a regular manner or symmetric manner. ठीक है, मैं यहाँ पे रेगुलर कर रही हूँ बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे स्पेस चाहिए होगा बेटा। तो डेंस इरेगुलर यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो इरेगुलर, so arranged are not arranged in सिमेट्रिक मैनर। तो अगर सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट सिमेट्रिक मैनर में अरेंज नहीं है उसे डेंस इरेगुलर कहा जाएगा। और बच्चे इसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट तो कॉमनली एक तरह के सेल रहेंगे, बट फाइबर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोलेजन भी, यानी कि जैसे आप व्हाइट फाइबर्स कहते हो, और इलास्टिक भी हो सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं फाइब्रोब्लास्ट बनाऊं, लेट्स से दीज आर फाइब्रोब्लास्ट, वो स्पिंडल शेप सेल्स, these are spindle shaped cells which are randomly arranged, not in a symmetric pattern, this way। और बच्चे फाइबर्स चाहे इलास्टिक हो चाहे कोलेजन हो, वो भी रैंडमली अरेंज रहेंगे। कोई सिमेट्री नहीं है फाइबर्स के और फाइब्रोब्लास्ट के अरेंजमेंट की, ठीक है। तो बच्चे जब फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सिमेट्रिकली अरेंज नहीं होते तो उसे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो बच्चे इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की कुछ लोकेशंस बता देती हूँ अराउंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के अराउंड एक शीट होती है, वो शीट जो है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जिसमें फाइबर्स येलो फाइबर्स होते हैं, मैं लिख देती हूँ येलो फाइबर्स होते हैं, यानी कि इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं मेंशन कर देती हूँ, दैट इज ऑफ ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल एक बहुत इंपॉर्टेंट कवरिंग है जो लीवर के अराउंड होती है, तो उसमें हमारे पास इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है, लेकिन फाइबर्स व्हाइट फाइबर्स होते हैं, यानी कि कोलेजन फाइबर्स। तो बच्चे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को ना शीट भी कहा जाता है। तो ब्लड वेसल के अराउंड शीट हो या ग्लीसन्स कैप्सूल के फॉर्म में हो शीट, तो अगर अरेंजमेंट ऐसा है तो वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। बट बच्चे बिल्कुल अपोजिट, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में सेम फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे एंड फाइबर्स, यानी कि कोलेजन या इलास्टिक कोई भी, बच्चे वो सिमेट्रिक तरीके से अरेंज होंगे, बिल्कुल एक सीक्वेंस में, दे आर अरेंज्ड इन सिमेट्रिक मैनर, वो सिमेट्रिक मैनर में अरेंज रहेंगे। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा, और जेली लाइक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बच्चे इसमें फाइब्रोब्लास्ट मैं इस तरीके से बना रही हूं,
मतलब सीक्वेंस में, और टाइटली पैक्ड है इसलिए स्पेस कम रखेंगे। मतलब कोई इरेग्युलर पैटर्न नहीं है जो ऐसा हमने वहां पे देखा। तो ये आ गया फाइब्रोब्लास्ट, बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से। वैसे अगर हम फाइबर्स की बात करूं तो वो भी बिल्कुल सिमेट्रिकली अरेंज है, जहां जहां स्पेस दिखेगी वहां वहां फाइबर्स बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से अरेंज होंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है लाइगामेंट्स और टेंडन्स, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट आता है बेटा लाइगामेंट्स एंड टेंडन्स। मतलब लाइगामेंट में भी ऐसा होगा और टेंडन्स में भी ऐसा होगा। तो लाइगामेंट्स क्या होते हैं? लाइगामेंट्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो ज्वाइन करते हैं बोन को बोन के साथ जॉइंट एरिया में, इस जगह एल्बो जॉइंट में। और ये एल्बो जॉइंट मूव कर पाती है ना, तो एल्बो जॉइंट में बच्चे बोन को बोन के साथ जोड़ेंगे। लेट्स से दिस इज अ बोन, हमारे पास ये बोन है, तो बोन दूसरी बोन के साथ इस तरीके से अगर जुड़ी है तो इन दोनों बोन को आपस में जोड़ने वाला लाइगामेंट होता है। इस तरीके से ये लाइगामेंट है। और बच्चे ये लाइगामेंट जो है वो इलास्टिक होता है, ये इलास्टिक होता है ताकि जॉइंट एरिया में बोन मूव कर सके। और तीसरा, इलास्टिक होने के लिए जरूरी है इसमें इलास्टिक फाइबर्स हो, सो दे हैव इलास्टिक फाइबर्स प्लस कोलेजन फाइबर्स ऑल्सो। मतलब थोड़े बहुत कोलेजन भी होते हैं क्योंकि कोलेजन फाइबर रिजिडिटी देता है ना, तो एक टिश्यू अगर रिजिड हो जाता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। तो रिजिडिटी के लिए कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहता है बट थोड़े अमाउंट में, और दूसरा इलास्टिक फाइबर ज्यादा रहते हैं जिसकी वजह से लाइगामेंट जो है वो स्ट्रांग रहता है और इलास्टिक भी, ताकि बोन इजीली मूव कर सके। और दूसरा टेंडन्स में क्या रहेगा, ये ज्वाइन करता है मसल टू बोन, यानी कि मसल जो है, जो स्केलेटल मसल है वो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा होता है ना। अगर बच्चे ये हमारे पास मसल है जो बोन के साथ जुड़ा है, ये वाला मसल, तो मसल को बोन के साथ जोड़ने वाला ये स्ट्रक्चर, ये है टेंडन, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे तो फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो बच्चे ये स्ट्रक्चर इनइलास्टिक होता है, ये इलास्टिसिटी शो नहीं करता। और बच्चे इसमें इलास्टिसिटी नहीं है और इलास्टिक फाइबर्स वाला नेचर चाहिए भी नहीं, तो बच्चे इसमें सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इसमें दोनों है, बस इलास्टिक ज्यादा है और इसमें सिर्फ कोलेजन। तो मतलब जहां पे अगर फाइबर्स इलास्टिक और कोलेजन दोनों है तो लाइगामेंट्स, सिर्फ कोलेजन है तो टेंडन्स, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो बच्चे ये है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पूरा, यानी कि हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आज पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है, जिसमें से हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा और डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी जेली लाइक मैट्रिक्स था बट सेल लूजली अरेंज थे, जैसे कि एरियोलर एंड एडिपोस। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स टाइटली पैक्ड थे, या तो सिमेट्रिकली या तो एसिमेट्रिकली, और सिमेट्रिकली इन केस ऑफ लाइगामेंट्स एंड टेंडन्स, ठीक है। सो यहां से कंप्लीट हुआ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब नेक्स्ट क्लास में हमें जो डील करना है वो है बोन और कार्टिलेज, जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, जो सपोर्ट करते हैं बॉडी को, बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं बेटा।